हेलो बच्चों, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस और बफर सॉल्यूशंस के बीच का डिफरेंस। तो वैसे तो मैं ऑलरेडी आपको ध्यान होगा एक वीडियो बना चुकी हूँ जहाँ पे कि मैंने पीएच ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशंस ये करके एक वीडियो बनाया था जिसमें सभी तरह के जो भी पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं उनके लिए क्या क्या पीएच वैल्यूज होगी, कौन से फॉर्मूले आपको कब यूज करने हैं। कई बार बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं डिफरेंट सॉल्यूशंस को लेकर, तो उसको बहुत डिटेल में मैंने आपके साथ में वहाँ पे डिस्कस कर रहा है। वहीं पे मैंने आपको कहा था कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस और बफर के लिए एक डिटेल्ड वीडियो मैं बना दूंगी जिससे आपको ये पता चल जाए कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस और बफर में बेसिकली खास डिफरेंस होता क्या है। ठीक है, तो इसी को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम दो तरह के कंडीशंस लेंगे और उनके लिए दोनों चीजों को समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस और बफर की ऐसे सिस्टम की जिसमें कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में देखो हमेशा क्या होगा, एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होगा। ये जो सॉल्ट है ये क्या है, एक वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट होगा। ठीक है, कौन सा है ये, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट। इसको ध्यान से देखो, तो यहाँ पे वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट कब बनेगा, जब एक वीक एसिड को एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में ऐड किया जाए जिनका कि मान लो कि जो उनका मोलर कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम कितना है N1V1 एंड N2V2। तो ऐसे में वो क्या फॉर्म कर देंगे, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, और साथ में बन जाएगा पानी। ठीक है, और जो बफर सोल्यूशन है उसके अंदर क्या होगा, एग्जैक्टली यही चीज है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस है। बट वहां पे आपको ध्यान रखना है कि वहां पे एक एक्स्ट्रा वीक एसिड भी प्रेजेंट है। यानी कि बेसिकली एक मिक्सचर है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस बेस प्लस वीक एसिड का। ठीक है, जबकि जो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में सिर्फ आप सॉल्ट की बात करते हो और उसका हाइड्रोलिसिस कराते हो, ये एक वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर खास खास डिफरेंस की मैं बात करूं तो देखो, जो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होता है ना, उसमें सॉल्ट के हाइड्रोलिसिस के बाद में आपको कुछ पीएच देखने को मिलता है। ठीक है, वो बेसिक पीएच भी हो सकता है, वो एसिडिक पीएच भी हो सकता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि कितना H प्लस आयंस का कॉन्सेंट्रेशन या फिर कितना OH माइनस का आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बन रहा है ओवर हाइड्रोलिसिस। ठीक है, लेकिन जो एक बफर सोल्यूशन है वो इस तरह से सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से या सॉल्ट से डिफरेंट होता है कि जो बफर सोल्यूशन है वो किसी भी तरह के पीएच चेंज को रेजिस्ट करता है। ठीक है, जबकि आप देख रहे थे कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में पीएच चेंज आ रहा था, जबकि जो बफर सोल्यूशन होता है उसमें वो पीएच चेंज को रेजिस्ट करता है, यानी कि पीएच में जो चेंज है वो उसको नहीं होने देता अगर पहले से कोई सोल्यूशन है बफर को ऐड कर दिया जाए कुछ अमाउंट में। ठीक है, अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखो, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की हम सबसे पहले बात कर रहे हैं, तो ये फर्स्ट हम इस कंडीशन लेके चल रहे हैं। तो जब सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस है ना, तो उसमें क्या होगा आपकी कंडीशन कि जो N1V1 का रेशियो है फॉर वीक एसिड, देखो N1V1 किसके लिए, वीक एसिड के लिए, दैट वुड बी इक्वल टू N2V2 यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस के। ठीक है, अब आप कहोगे कि ये दोनों की मोलारिटी सेम कैसे हो सकती है, स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन देखो यहाँ पे मैं सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं वॉल्यूम की भी बात कर रही हूँ। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो दोनों के लिए इक्वल होना चाहिए। अब ऐसे में जो आपका सोल्यूशन बनेगा ना वो डेफिनेटली बेसिक ही बनेगा। क्यों, क्योंकि आपका सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, जबकि एसिड तो वीक है, तो जो ओवरऑल सोल्यूशन है वो तो बेसिक ही होगा। जो दूसरी बात ध्यान देने की है कि जो भी एक स्ट्रॉन्ग बेस पार्ट होता है ना आपका, जैसे कि इस केस में कौन है, स्ट्रॉन्ग बेस। मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताती हूँ, जैसे कि NaNO2। तो NaNO2 में क्या हो गया, सोडियम नाइट्राइट में एक तो सोडियम प्लस आयन आपका केटायन है और NO2 माइनस आपका एनायन है। तो ये जो NO2 माइनस है ना, ये आपका कहाँ से आ रहा होगा, किसी वीक एसिड से आ रहा होगा, जैसे कि HNO2 हो सकता है। तो जो भी आपका वीकर एसिड से या वीकर बेस से जो केटायन या फिर एनायन आता है ना, हाइड्रोलिसिस हमेशा उसी का होगा। इसलिए हम लोग सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस करते हैं, तो इसको हम एनायनिक हाइड्रोलिसिस कहते हैं। ये केटायनिक हाइड्रोलिसिस इसलिए नहीं है क्योंकि जो केटायन है वो आपका स्ट्रॉन्ग बेस से आ रहा है, जैसे कि NaOH, जिसका कि 100% डिसोसिएशन हो जाएगा, 100% टूट जाएगा, या फिर आयनाइजेशन आप कह सकते हो, पूरी तरह से टूट जाएगा। पूरी तरह से टूट जाएगा तो इसको हाइड्रोलिसिस कहाँ हुआ, ये तो टूट गया आयन के अंदर। लेकिन वो जो कि वीकर पोर्शन है, यानी कि वीकर आपका बेस, वीकर एनायन है इस केस में, तो ये क्या होगा, जब ये पानी के साथ में कांटेक्ट में आएगा ना, तो फिर ये वीकर एसिड को फॉर्म करेगा। कैसे करेगा वो सारी चीजें मैं आपको बताती हूँ, बट आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी आपका स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एसिड से पोर्शन आता है उससे आपको कोई लेना देना नहीं है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में। ठीक है, तो अब देखो NO2 माइनस, यही जो मैं आपको बता रही थी कि ये कहाँ से आ रहा है, ये एक HNO2 करके या कोई भी इस तरह की कोई जो एक वीक एसिड है वहां से आ रहा होगा। तो यहाँ से मिला हमें NO2 माइनस। अब NO2 माइनस क्योंकि एक वीकर एनायन है, तो ये क्या करेगा, जब वाटर के साथ में, वाटर जो कि हमारा एक्वस मीडियम है उसके साथ में कांटेक्ट में आएगा, तो दिस विल बी फॉर्मिंग HNO2, जो अगेन क्या है, एक वीक एसिड है, और साथ में ये रिलीज करेगा OH माइनस। ऑलरेडी जो आपका स्ट्रॉन्ग बेस है वो OH माइनस आयन का प्रोडक्शन कर रहा है, और ऐसे में जो आपका NO2 माइनस है वो भी बेसिकली और OH माइनस को बना रहा है। तो ये क्या कर रहा है, एक सोल्यूशन को और ज्यादा बेसिक करने में हेल्प कर रहा है। उसके अलावा यहाँ पे और कौन कौन
कौन सी इक्विलिब्रियम रिएक्शंस होंगी। ठीक है, हाइड्रोलिसिस हो रहा है वीकर का, इसका मतलब कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है। ठीक है, ये सब आपको छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी होंगी। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है, और ये और ज्यादा आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा अगर आप इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करोगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ। तो देखो यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम की जो एक इक्विलिब्रियम की इक्वेशन है वो तो ये वाली है, जिसमें कि आपका एनायन का हाइड्रोलिसिस हो रहा है। इसके अलावा जो ये वीकर एसिड यहाँ पर बनी HNO2, ये भी क्योंकि वीकर एसिड है तो ये भी क्या करेगी, वाटर के प्रेजेंस में ये भी अपना इक्विलिब्रियम में चली जाएगी, कंप्लीट एसोसिएशन होगा नहीं, तो इससे अगेन NO2 माइनस बनेगा और H2 प्लस बनेगा। ठीक है, ये हो गई हमारी सेकंड इक्विलिब्रियम की इक्वेशन। इसके अलावा जो आपका वाटर होता है, ये भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर वाले केस में, कि जो वाटर होता है ना वो खुद का, उसका भी जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो ज्यादा हाई नहीं होता, तो ये भी क्या है, एक वीक डिसोसिएशन शो करता है। तो इसके लिए भी कुछ ना कुछ हाइड्रोलिसिस हो रहा होगा, खुद ही इसके जो मॉलिक्यूल्स है आपस में ऑटो आयनाइज हो जाएंगे H3O प्लस और OH माइनस में। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो तीन तरह की इक्वेशंस चल रही हैं साथ ही साथ, कहाँ पर, इक्विलिब्रियम कंडीशन में। तीन इक्वेशंस जो है वो लगातार इक्विलिब्रियम में चल रही है। अब अगर आप फर्स्ट वाली इक्वेशन को ध्यान से देखो, तो जब मैंने आपको क्लास में KH के बारे में पढ़ाया था तो मैंने क्या कहा था कि एनायन या फिर जो केटायन का हाइड्रोलिसिस होता है जो कि वीकर पोर्शन से आ रहा हो, जैसे कि इस केस में कहाँ से आ रहा है, वीक एसिड से NO2 माइनस आ रहा है, तो इसको तो हम कहते हैं KH यानी कि हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। Ka क्या होता है कि जब आपकी कोई एक वीक एसिड है वो वाटर के साथ में उसमें घुलेगी तो वो भी क्या है, कुछ ना कुछ डिसोसिएशन शो करेगी, कुछ उसका भी आयंस में कन्वर्जन होगा, बट वो क्योंकि एक वीक एसिड है तो पूरी तरह से 100% डिसोसिएट तो होगी नहीं, तो उसके लिए भी आप Ka को फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसको कि आप कहोगे आयनाइजेशन कांस्टेंट। ठीक है, एसिड है इसलिए Ka लिख दिया। उसके अलावा जो आपका वाटर है उसके लिए आप क्या कहोगे, Kw कह दोगे, यानी कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, एग्जैक्टली उसी तरह से। ठीक है, तो तीन इक्विलिब्रियम जो कंडीशंस है वो साथ साथ चल रही हैं। अब क्योंकि हम तो सिर्फ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की बात कर रहे हैं, इसलिए हम लोग कौन सी इक्वेशन को चूज करके चलते हैं, KH वाले को, कि ये जो NO2 माइनस है इसका पानी के प्रेजेंस में जब हाइड्रोलिसिस होगा तो ये इक्वेशन हमें कुछ इस तरह की नजर आएगी। ठीक है, अब अगर हम मान लेते हैं कि भाई जो आपकी NO2 माइनस है उसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C था, तो इनिशियली HNO2 और OH माइनस तो बनना स्टार्ट हुआ नहीं है, तो इनको 0 0 ले लेते हैं। पर जब इक्विलिब्रियम अचीव हो गया तो ऐसे में C में से कुछ CH कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हाइड्रोलाइज हो गई NO2 माइनस की, तो ये कितना बन गया, HNO2 भी CH बन गया और OH माइनस भी CH बन गया। बट क्या होता है, क्यों, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो NO2 माइनस है इसका हाइड्रोलिसिस बहुत कम हो रहा है, क्यों, क्योंकि वीकर पोर्शन से आ रही है, वीकर एसिड से, तो ये जो CH की वैल्यू है ना ये काफी कम होती है, काफी कम होती है, तो इस वजह से हम इसको क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। तो ये आपका सिंपली कितना रह जाएगा, C रह जाएगा। अब ऐसा हम क्यों करते हैं, ऐसा हमारा करने का सिर्फ एक पर्पस है कि हम हमारी कैलकुलेशन को जितना हो सके सिंपल बना सके, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगी तो किसी भी निष्कर्ष पे पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। तो CH के यहाँ पे ना होने से भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम उसको इग्नोर करके चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आप KH को फाइंड आउट कर लो, तो KH कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो भी प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, तो ये क्या हो जाएगा, CH का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय C। ठीक है, ये निकल के आ गया आपका CH स्क्वायर, जब आप C को C से कैंसिल कर दोगे तो ये जो है ये आपके पास में एक फर्स्ट इक्वेशन निकल के आती है। अगर आपसे कोई पूछे कि वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट के केस में KH की वैल्यू क्या होगी, तो आपके सामने एक फॉर्मूला जो है वो निकल के आ गया। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। सेकेंड, आपसे कोई ये भी पूछ सकता है कि आप डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस बताओ। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होता है कि कितना कितना डिग्री, मतलब कितना डिग्री हाइड्रोलिसिस हुआ है, यानी कि कितना जो पोर्शन है, कितना फ्रैक्शन ऑफ पोर्शन हाइड्रोलिसिस हुआ है। तो बेसिकली वो होगा क्या कि देखो CH यहाँ पे पोर्शन है जो कि हाइड्रोलाइज हुआ है, डिवाइडेड बाय C यानी कि जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, ये तो आपका एक्चुअली होता है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। बट यहाँ पे अगर KH के टर्म्स में अगर हम शो करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो देखो H को हम लोग कह रहे हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, तो H को निकालने के लिए आपको क्या लेना होगा, अंडर रूट ऑफ KH बाई C। ठीक है, तो ये निकल के आ गया। उसके अलावा एक इक्वेशन आप लोगों को और पता है, दैट KH इज इक्वल टू KW बाई KA होता है। के डब्ल्यू बाई के, राइट। हम्म, ठीक है, तो ये इक्वेशन हो गई। तो यहाँ पे हम इसी की वैल्यू को जब इधर पुट कर देंगे तो हमारी इक्वेशन क्या बन के आ जाएगी, जस्ट 1 सेकेंड, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसको गलत लिख दिया, दिस शुड बी KW बाई KA। ठीक है, आप इसको करेक्ट कर लो, सो दिस शुड बी KW, 1 सेकेंड।
ठीक है, तो यहाँ से आपकी जो एच की वैल्यू वो क्या आ जाएगी, के डब्ल्यू बाई ए, के ए, इसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, वो मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी लिखने में। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास में एच के लिए भी जो सेकंड फॉर्मूला है वो निकल के आ जाता है, विच इज इंपॉर्टेंट। उसके अलावा अगर अगर आपको पीएच फाइंड आउट करना हो तो पीएच आप कैसे फाइंड आउट करोगे, पीएच के लिए आपको चाहिए एच प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन, बट इस इक्वेशन को देखो एच प्लस तो कहीं नजर नहीं आ रहा, लेकिन हमें ओ एच माइनस जरूर नजर आ रहा है। तो आपको पता है कि अगर ओ एच माइनस की कॉन्सेंट्रेशन निकल जाए तो आप क्या कर सकते हो, पीओ एच निकाल सकते हो, या फिर ओ एच माइनस से आप एच प्लस निकाल सकते हो, फिर एच प्लस से आप पीएच निकाल सकते हो। ठीक है, कोई भी आप मेथड यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या किया, पहले सबसे पहले हमने ओ एच माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी चाहिए। अब ओ एच माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन देखो कितनी है, सी एच है। अब मेरे को पता है सी एच क्या है और एच क्या है, दोनों हम निकाल चुके हैं। तो अब बेसिकली आप क्या करते हो कि जो ओ एच माइनस इज इक्वल टू सी एच, तो सी और तो जो कॉन्सेंट्रेशन है वही है, जो भी अगर आपको इनिशियल दी हुई है तो आप डायरेक्टली सी की वैल्यू पुट कर दो, बट अभी हम सिर्फ डेरिवेशन कर रहे हैं इसलिए मैं इसको सी रख के चलती हूँ। और जो एच है वो किसके इक्वल है, देखो ये एच आपका है के एच सी। ठीक है, ये ठीक है, तो ये है सी एच, तो ये आपका किसके इक्वल आ जाएगा, के एच सी के। ऐसा हमने क्यों किया देखो आपकी जो एच की वैल्यू थी वो तो क्या थी, अंडर रूट ऑफ के एच सी। तो जब आप एच की वैल्यू को पुट करोगे अंडर रूट ऑफ के एच सी, तो जो सी और सी है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और जो अंडर रूट है वो आपका ऊपर आ जाएगा, तो इस वजह से सी आपका ऊपर आ गया। ठीक है, इसको एक बार आप करके देखना, बहुत सिंपल सा है। एक बार देखने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा बट कुछ भी नहीं है, के एच सी को पुट करोगे तो सी तो आपका अंडर रूट में है ना, तो जैसे ही आप इसको लेकर आओगे तो अंडर रूट सी से सी जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और अंडर रूट सी आपका ऊपर आ जाएगा। उसके अलावा के एच की वैल्यू अभी मैंने आपको बताई थी, के डब्ल्यू बाई के ए होती है, तो उसकी वैल्यू को आप पुट कर दो तो आपको यहाँ से ओ एच माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन मिल गई। बट मुझे क्या चाहिए था, मुझे तो एच प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए क्योंकि मुझे पीएच निकालना है। तो एच प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन आप कैसे निकालोगे, तो आप सभी जानते हो कि एच प्लस मल्टीप्लाइड बाई ओ एच माइनस जो होता है ना, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, के डब्ल्यू के इक्वल। ठीक है, तो बस के डब्ल्यू की वैल्यू जो है वो आप लोगों को पुट करनी है। अभी फिलहाल के लिए हम इसको के डब्ल्यू रहने देंगे तो एच प्लस निकालने के लिए आप के डब्ल्यू डिवाइडेड बाई ओ एच माइनस कर दो, तो ये कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ के ए बाई के डब्ल्यू सी, तो ये एच प्लस निकल के आ गया। निकालना क्या है, हमें पीएच निकालना है, और आप लोगों को ये भी पता है कि पीएच क्या होता है, माइनस ऑफ लॉग ऑफ एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। सही बात है, तो बस एच प्लस आप लोगों के पास निकल के आ चुका है। अब आपको क्या करना है, दोनों तरफ माइनस ऑफ लॉग ले लो, तो माइनस ऑफ लॉग दोनों तरफ लिखोगे और उसको सॉल्व करोगे। ठीक है, सिंपल सा ये लॉग का डेरिवेशन है जो कि आप कर सकते हो, इसमें इतना कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। तो माइनस लॉग ऑफ एच प्लस इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ के ए, का ये डब्ल्यू और के सी, और इसकी पावर हाफ। ठीक है, तो यहाँ पे हाफ, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट है ना, तो अंडर रूट को हटा के मैंने क्या पुट कर दिया, हाफ पुट कर दिया। तो आपको पता है माइनस लॉग ऑफ एच प्लस जो है वो तो आपका पीएच के इक्वल आ गया। अब जब आप इसको पूरे को सॉल्व करोगे ना, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ लॉग ऑफ के ए माइनस ऑफ लॉग ऑफ के डब्ल्यू, और ये हो जाएगा सी, क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेटिव में है तो ये प्लस ऑफ लॉग सी बाई टू निकल के आ जाएगा। ठीक है, आप इसको एक बार करके देखना, सिंपल सा है। अगर फिर भी दिक्कत आती तो मुझे बताना, मैं इसका पूरा सोल्यूशन जो है वो आपको दिखा दूंगी। अदरवाइज ये काफी सिंपल है, आप इसको एक बार करके देखो तब ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। अब हमें एक और बात पता है कि जो पी के डब्ल्यू होती है ना, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 14, राइट। तो अब आप क्या करो कि जो पी के डब्ल्यू है उसकी वैल्यू तो पुट कर दो, तो 14/2 यानी कि 7 निकल के आ जाएगा, और ये बाकी चीजें वैसी की वैसी। तो हाफ को मैंने कॉमन ले लिया और पी के प्लस लॉग सी जो है वो निकल के आ गया। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, और इस फॉर्मूला को आपने कई बार देखा होगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो पीएच है ना, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 7 है। देखो 7 है और 7 में आप कुछ वैल्यू को प्लस कर रहे हो। ऐसा कब हो रहा है, जबकि हमारा सॉल्ट कैसा है, हम लोग शुरुआत से कौन सा सॉल्ट लेके चल रहे हैं, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो सीधी सी बात है, स्ट्रॉन्ग बेस है, बेसिक्स मीडियम होगा, यानी कि पीएच की वैल्यू तो ग्रेटर देन 7 होगी। बट ये एक्स्ट्रा जो एक वैल्यू है वो किस वजह से ऐड हो रही है, बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ वीक एसिड एज वेल। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये हमारा जो है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस निकल के आ गया वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का। अब देखो, अब बफर जो सिस्टम होता है ना, वो इससे किस तरह से अलग है। तो मैंने आपको कहा था कि बफर सिस्टम में भी होता तो सॉल्ट वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का ही है, पर साथ ही साथ आपके पास एक वीक एसिड भी होती है। अब देखो इसमें क्या कंडीशन होती है कि जो इनका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बेसिकली चेंज हो जाती है। कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इज ग्रेटर फॉर दिस वैल्यू, यानी कि वीक एसिड के लिए इज ग्रेटर देन N2V2। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के केस में तो हमने पढ़ा था कि N1V1 इज इक्वल टू N2V2 होता है। ठीक है, यहाँ पे भी बिल्कुल वही चीज है, बट अब यहाँ पे एक्स्ट्रा WA वीक एसिड और प्रेजेंट है। तो देखो वीक एसिड पहले तो दोनों इक्वल कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम में थे, बट अब क्योंकि और थोड़ी सी वीक एसिड प्रेजेंट है, तो उससे होगा क्या कि जो ओवरऑल जो कॉन्सेंट्रेशन एंड वॉल्यूम है वो वीक एसिड का थोड़ा ज्यादा हो जाएगा देन दैट ऑफ द स्ट्रॉन्ग बेस। आगे बात समझ में, क्योंकि यहाँ पे भी वीक एसिड है और यहाँ पे भी वीक एसिड है, इसलिए हम क्या
बोल रहे हैं कि जो N1V1 है वो लिटिल अमाउंट में ग्रेटर होता है N2V2 से। N1V1 इज फॉर वीक एसिड। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि NaNO2 सेम ही एग्जांपल मैंने लिया है, बट इस बार मैंने उसके साथ में एक वीक एसिड और ऐड कर दी जो कि है HNO2। अब इस तरह के सिस्टम को आप कहोगे एसिडिक बफर। एसिडिक बफर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जो वीक एसिड है वो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मीडियम आपका थोड़ा सा एसिडिक हो गया, तो ये बफर जो है ये एसिडिक बफर कहलाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, एक्स्ट्रा हमने क्या ऐड किया, HNO2। तो HNO2 का अब हम लोग क्या करा देते हैं, वाटर के साथ में जब उसको डिसॉल्व करेंगे तो ये अपने रिस्पेक्टिव आयंस में NO2 माइनस और H2O प्लस में टूट जाएगा। अब जो है Ka, अब इसको हम Ka क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये एसिड है। एसिड्स के लिए आप क्या निकालते हो, Ka निकालते हो। देखो यहाँ पे भी मैंने लिखा है, ये वही इक्वेशन है HNO2 के लिए। तो HNO2 के लिए जब आप उसको वाटर में डालते हो और Ka फाइंड आउट करते हो, तो वही प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन, ये निकल के आ गया। अब आप इसका क्या ले लो, माइनस लॉग ले लो। तो माइनस लॉग लोगे दोनों तरफ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस लॉग ऑफ Ka निकल के आ जाएगा आपका pKa। क्योंकि आप सभी जानते हो, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, माइनस लॉग ऑफ Ka किसके इक्वल हो जाता है, pKa के इक्वल। और Ka की वैल्यू जितनी ज्यादा होती है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होती है, और ऐसे में pKa की वैल्यू उतनी ही कम होती है। ठीक है, ये चीज एक रिलेशन आप ध्यान के रखना। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि H प्लस आयन और pH होता है। H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी, मीडियम का pH उतना ही कम होगा, यानी कि वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। एग्जैक्टली वही चीज है, आप उसी तरह से उसको भी समझ सकते हो। ठीक है, तो माइनस ऑफ लॉग ऑफ Ka निकाली और माइनस लॉग ले लिया आपने राइट हैंड साइड का भी। अब आप इस पार्ट को है ना सॉल्व कर लो। तो सॉल्व कर करोगे ना, तो इसमें बस ये ध्यान रखो कि जो माइनस ऑफ लॉग ऑफ H3O प्लस है ना, इसको आप अलग कर लो, क्योंकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इससे हम pH निकाल सकते हैं। सो माइनस ऑफ लॉग ऑफ H3O प्लस को हम क्या लिख देते हैं, pH लिख देते हैं, प्लस बाकी जो चीजें हैं उनको एज इट इज रहने दो। अब देखो यहाँ पे आपको NO2 माइनस दिख रहा है, यहाँ पे HNO2 दिख रहा है। NO2 माइनस क्या है, ये बेसिकली सॉल्ट का एनायनिक पार्ट है। ठीक है, और जो HNO2 खुद क्या है, वो एक एसिड है। तो यहाँ पे तो मैं आपको एक परफेक्ट एग्जांपल दे रही हूँ, बट अगर आपको इन जनरल एक फॉर्मूला क्रिएट करना हो, तो आप क्या करोगे कि आप NO2 माइनस को सॉल्ट से रिप्लेस कर दो और HNO2 को एसिड से कर दो। अब ये जो फॉर्मूला हम लोगों को मिला है ना, दिस इज द फोर्थ फॉर्मूला। ठीक है, ये फोर्थ फॉर्मूला हो गया किसके लिए, एसिडिक बफर के लिए। तो ये आपकी इक्वेशन निकल के आ जाएगी, pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट ऑन एसिड की कॉन्सेंट्रेशन। अब ये सभी तरह के जो आपके सिस्टम्स हैं जिसमें कि वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड प्रेजेंट है, इस तरह का मिक्सचर है, उसके लिए एक फॉर्मूला निकल के आ चुका है। आई एम श्योर कि आपको ये जो सभी फॉर्मूलाज हैं ये आ किस तरह से रहे हैं ये समझ में आ गए होंगे। मैं एक बार उनको हाईलाइट कर देती हूँ। सो दिस इज आवर फॉर्मूला नंबर 1। ठीक है, जो कि है KH के रेस्पेक्ट में। दूसरा फॉर्मूला जो हमने देखा वो है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस के रेस्पेक्ट में, जो कि ये वाला फॉर्मूला है, ये आप यहाँ से मैच कर सकते हो। फिर आप H प्लस और OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन की हेल्प से क्या निकाल लेते हो, pH निकाल लेते हो। ये हो गया हमारा थर्ड फॉर्मूला। तो ये तो बात हो गई सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की। उसी सॉल्ट के अंदर अगर हम वीक एसिड और ऐड कर दें तो वो एक एसिडिक बफर सोल्यूशन बन जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों ही चीजों को ध्यान रखना। वहां एनायनिक हाइड्रोलिसिस था, तो ये एसिडिक बफर बनेगा उसी के रिस्पेक्ट में। अब इसमें जो आपके Ka से आप इसका पूरा डेरिवेशन करते हो, फाइनली आप इस इक्वेशन पे पहुंचते हो, जिसमें कि अगेन आप pH को फाइंड आउट कर रहे हो, बट दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द pH जो कि हमने उस केस में फाइंड आउट किया था सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में। देखो दोनों के फॉर्मुलाज को मैच करो। देखो एक फॉर्मूला ये है pH का और दूसरा फॉर्मूला ये है pH का, काफी डिफरेंट है दोनों एक दूसरे से, जब हमने सिर्फ एक्स्ट्रा थोड़ी सी एसिड को ऐड कर दिया। ठीक है, दोनों का मीनिंग भी अलग है। जैसे कि मैंने पहले बताया था, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में pH में कुछ चेंज देखने को मिलता है, जबकि जो एसिडिक बफर है वो उस pH चेंज को मिनिमाइज करेगा या रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा, यानी pH में कोई चेंज नहीं होने देगा सोल्यूशन के लिए। ठीक है, दोनों का रोल भी डिफरेंट है। ये बेसिकली खुद एक सॉल्ट का सोल्यूशन है, और ये जो है ये सॉल्ट के सोल्यूशन में हम अलग से बफर कुछ अमाउंट में ऐड करते हैं, ताकि किसी तरह का pH चेंज ना आए। क्लियर है इतनी बात? तो आई होप कि मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से समझाने में कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हुई हूँ। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा दूसरा वाला सिस्टम है, जिसमें कि अब हम मान के चलते हैं दूसरा वाला एग्जाम्पल, जिसमें कि हम लेंगे अब एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के सॉल्ट को। ठीक है, अब इसका सॉल्ट हाइड्रोलिसिस देखेंगे, और दूसरी तरफ जो हमें बफर मिलेगा वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस प्लस वीक बेस का ये एक मिक्सचर हुआ। आगे बात समझ में? तो एक तो सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का, प्लस साथ में वीक बेस प्रेजेंट है। अगेन सेम वही वाली कंडीशन, ये कब बनेगा सॉल्ट, जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस को आपस में ऐड करेंगे, तब आपको स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट और साथ में कुछ वाटर मिलेगा।
अगर स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए मान लेते हैं कि उसका कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम N1V1 है और वीक बेस के लिए N2V2 है, तो ऐसे में जब आप सॉल्ट हाइड्रोलिसिस करते हो, सो दिस विल बी द कंडीशन, यानी कि N1V1 इज इक्वल टू N2V2। अब इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि NH4Cl। NH4Cl का कैटायनिक पार्ट कौन है? NH4 प्लस। Cl का कौन है? Cl माइनस। तो यहाँ पे क्योंकि NH4 प्लस जो है वो वीकर पोर्शन से आ रहा है, जैसे कि NH4OH इस तरह के एक वीक बेस से आ रहा है ना, जबकि Cl माइनस जो है वो तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड से आ रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे कि HCl। तो इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा क्योंकि ये तो 100% डिसोसिएट हो जाएगा। लेकिन जो NH4 प्लस है इसका हाइड्रोलिसिस होगा, ये एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में इक्विलिब्रियम को रीच करेगा। तो इसको हम क्या कहेंगे? केटायनिक हाइड्रोलिसिस, क्योंकि ये केटायन है, इसका हाइड्रोलिसिस। आगे बात समझ में? तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के सॉल्ट का केटायनिक हाइड्रोलिसिस होगा। अब जिस टाइम पे आप इस सॉल्ट सोल्यूशन को, इस सॉल्ट का सोल्यूशन बनाते हो, तो तीन तरह की इक्विलिब्रियम इक्वेशंस आपको देखने को मिलती हैं। एक तो है वाटर खुद डिसोसिएट होगा, क्योंकि उसका खुद का डिसोसिएशन कांस्टेंट भी कम ही होता है, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में वो भी इक्विलिब्रियम में चला जाएगा। दूसरी जो इक्वेशन इक्विलिब्रियम में चली जाएगी वो है आपका अमोनिया। अमोनिया, अब ये अमोनिया कहाँ से आ रहा है उसके लिए आपको इस थर्ड इक्वेशन को देखना पड़ेगा। ये जो NH4 प्लस है, बेसिकली जब ये वाटर के साथ में हाइड्रोलाइज होता है, सो दिस फॉर्म्स अमोनिया एंड H3O प्लस। ठीक है, तो ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन। यही अमोनिया, क्योंकि एक वीक बेस है, ये जब वाटर के साथ में जाएगा तो ये NH4 प्लस और OH माइनस आयंस को फॉर्म करेगा। ठीक है, तो ऑलरेडी मेरा सिस्टम जो है वो एसिडिक सोल्यूशन था, साथ ही साथ जो NH4 प्लस मैंने इसमें ऐड किया वो भी H3O प्लस के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा रहा है, यानी कि और सोल्यूशन के एसिडिटी को इंक्रीज कर रहा है। इतनी बातें क्लियर है? अब देखो, ये जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है इसी को ही तो हम KW कहते हैं, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। और जो सेकंड इक्वेशन है इसको हम क्या कहते हैं? आयनाइजेशन कांस्टेंट। क्योंकि ये बेस का है इसलिए हमने इसको K भी लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे बेस जो है वो वाटर के साथ में आयनाइज हो रहा है। तीसरा जो होता है हमारा हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, ये कौन सा होता है? जब कोई एनायन या केटायन वाटर के साथ में हाइड्रोलाइज हो, तो ये क्या निकल के आ गया? आपका KH निकल के आ गया। ठीक है, ये वैसा ही है जैसे कि हमने फर्स्ट वाले सिचुएशन में सब देखा था। अब हम लोगों का मेन पर्पस क्या है? क्योंकि हम सॉल्ट के हाइड्रोलिसिस की बात कर रहे हो तो हम इस इक्वेशन पे फोकस करते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि जो आपका अमोनियम आयन है उसका कॉन्सेंट्रेशन C है, और शुरुआत में जो जो अमोनिया और H2O प्लस बना वो 0 0 कॉन्सेंट्रेशन में बनेगा। बट एक इक्विलिब्रियम अचीव करने के बाद में अगर CH अमाउंट जो है इस अमोनिया में से टूट जाता है और उसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है अमोनिया और H3 प्लस में, तो ये आपको इक्वेशंस मिल जाएंगे एट इक्विलिब्रियम। अब क्या हुआ कि ये जो CH है ना, इसकी वैल्यू काफी कम है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि NH4 प्लस कहाँ से आ रहा है? ये एक वीकर बेस से, ये देखो कहाँ से आ रहा है, ये एक वीक बेस से आ रहा है अमोनियम आयन। तो ये काफी कम ही हाइड्रोलिसिस होगा, और ये बहुत ज्यादा इसमें अमोनिया और H3O प्लस जो है वो नहीं बनेगा। तो इसका मतलब इस CH की वैल्यू काफी कम है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं? इग्नोर करके चल सकते हैं। तो ये सिंपली आपका क्या रह जाएगा? ये CH नहीं, ये C रह जाएगा। ठीक है, CH को इग्नोर कर दिया तो ये सिर्फ कितना रह गया? C रह गया। क्लियर है इतनी बात? अब यहाँ से आप क्या निकाल लो? KH को निकाल लो। तो KH आपका यानी कि हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट वो क्या हो जाएगा? CH, यानी कि प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। तो ये भी CH है, ये भी CH है, तो CH का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय C। ठीक है, तो जब आप इसमें C को कैंसिल करते हो तो वैसे में क्या निकल के आ जाता है? CH स्क्वायर। तो ये तो आपके पास निकल के आ गया फर्स्ट फॉर्मूला, जो कि किससे रिलेटेड है? हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट से। अब दूसरे नंबर पे आता है आपका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस आप कैसे निकाल लोगे? यहीं से निकाल लोगे, H निकालना है आपको। तो ये क्या हो जाएगा? C को दूसरी तरफ लेकर चल जाओ तो अंडर रूट ऑफ KH से निकल के आ गया। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि KH जो होता है वो KW बाय KB के इक्वल होता है, क्योंकि यहाँ पे अब हम KB की बात कर रहे हैं इसलिए मैं KB लिख रही हूँ, बेस की बात हो रही है। ठीक है, तो ये आपका निकल के आ गया सेकेंड फॉर्मूला, विच इज फॉर डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए? हमें मान लो pH फाइंड आउट करना है। तो pH के लिए मुझे क्या चाहिए होगा? H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन। क्या इक्वेशन में H प्लस है? बिल्कुल है। चाहे तो H3O प्लस भी अगर आपको मिलता है या H प्लस मिलता है, तो दोनों का एक ही मतलब है, उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? देखो इक्विलिब्रियम पे है, इट इज इक्वल टू CH। तो आप यहाँ से CH निकाल लो, तो जो C मल्टीप्लाइड बाय H की वैल्यू अभी अभी आप लोगों ने निकाली अंडर रूट ऑफ KHC। तो अंडर रूट ऑफ KHC को जब आप C से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम वैसे ही अंडर रूट C जो है वो C के साथ जब आप काटोगे तो जो अंडर रूट C है वो आपका ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और KH की वैल्यू पुट कर दो तो आपको ये वाली इक्वेशन भी मिल जाएगी। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया? H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन। H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन मिल गया तो आप pH इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि आप सभी को पता है कि pH किसके इक्वल होता है? माइनस ऑफ लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। H प्लस आयन की वैल्यू को पुट करो, सो दिस विल बी माइनस ऑफ लॉग ऑफ H प्लस।
ठीक है। सबसे पहले तो दोनों तरफ हमने लॉग माइनस लॉग पुट कर दिया। यहाँ पे भी हो जाएगा माइनस ऑफ लॉग ऑफ के डब्ल्यू सी बाई के बी, यही वैल्यू और उसकी पावर 1/2। ठीक है। अब क्या हुआ, जो माइनस लॉग ऑफ एच प्लस है उसको तो आप पी एच बोल सकते हो। इसको जब आप पूरा सॉल्व करोगे तो ये क्या निकल के आ जाएगा, माइनस ऑफ लॉग ऑफ पी लॉग ऑफ के डब्ल्यू, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, पी के डब्ल्यू के। इसी तरह से ये माइनस ऑफ लॉग सी 1/2, इसको तो हमने एज इट इज रहने दिया। और ये जो के बी है ये भी क्योंकि नीचे है तो जब ऊपर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, यानी कि माइनस पी के बी बाय 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग जानते हो कि जो पी के डब्ल्यू की वैल्यू है वो होती है 14 के इक्वल, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू को पुट कर दो। सो दैट वुड बी 7 माइनस 1/2 पी के बी प्लस लॉग सी। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो पीएच आएगा इस तरह के सॉल्ट सोल्यूशन का, दैट वुड बी लेस देन 7। आप यहाँ से भी देख सकते हो 7 में कुछ वैल्यू को हम माइनस कर रहे हैं, और ऐसा जरूरी भी है क्योंकि हमारा ये सोल्यूशन कैसा है, एसिडिक नेचर का है। और आपको पता है कि एक एसिडिक सोल्यूशन जो होता है उसका पीएच लेस देन 7 होता है। तो देखो यहाँ लिखा था ना हमने, ये है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, तो सोल्यूशन कैसा है, एसिडिक सोल्यूशन है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड प्रेजेंट है। ठीक है। क्लियर हो गई इतनी बात, दोनों सेम ही कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम में है, तो सीधी सी बात है कि जो सोल्यूशन होगा ज्यादा एसिडिक होगा क्योंकि उसका ज्यादा स्ट्रेंथ होगा। ठीक है। अब दूसरी बात हम करते हैं बफर की। अब देखो इसी का ही अगर बफर सोल्यूशन बनाना है तो अब आप इसके अंदर वीक बेस को भी ऐड कर दो, बट यहाँ पे कंडीशन अब डिफरेंट हो जाएगी। अब जो N1V1 है ना वो इक्वल नहीं है, क्योंकि इक्वल थे ये तब जबकि हम सॉल्ट की बात कर रहे थे, यानी कि N2V2। बट अब क्योंकि एक्स्ट्रा WB भी प्रेजेंट है, वीक बेस भी प्रेजेंट है, इससे होगा क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन वीक बेस की हो जाएगी, क्योंकि अब कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट वीक बेस का भी अलग से भी है। ठीक है। इस तरह के बफर को हम लोग कहते हैं बेसिक बफर। बेसिक बफर इसको हम क्यों कह रहे हैं उसका रीजन अभी आपको बताती हूँ। क्योंकि यहाँ पे वीक बेस जो है वो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, तो ये बफर कैसा है, बेसिक नेचर का है, क्योंकि बेस की कॉन्सेंट्रेशन अब ज्यादा हो गई है। ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम का रेशियो अब ज्यादा हो गया है। अब देखो NH4Cl और NH4OH, इसका हम एग्जाम्पल मान के चलते हैं। सेम वही एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ। NH4Cl तो हमारा सॉल्ट है, बट उसके अंदर अब मैंने एक वीक बेस को भी एक्सटर्नल ऐड कर दिया। अब क्योंकि एक्स्ट्रा ऐड मैंने इसको किया है तो कैलकुलेशन इसके लिए कर लेते हैं। तो NH4OH को जब वाटर के साथ में आप डिसॉल्व करते हो तो ये क्या है, वीक बेस है। तो ये कुछ पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में इक्विलिब्रियम में चला जाएगा और NH4 प्लस और OH माइनस के कुछ आयंस फॉर्म करेगा, ज्यादा नहीं, थोड़े बहुत ही, क्योंकि वीक बेस है। ठीक है। अब इस तरह के जब आप वीक बेस या वीक एसिड के लिए निकालते हो डिसोसिएशन, तो उसको आप क्या बोलते हो, डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो वहां पे जैसे हम लोग केबी यूज करे थे, एग्जैक्टली ये भी क्या है, केबी ही तो है। इस इक्वेशन को मैच करो सेकंड इक्वेशन को, तो ये दोनों सेम ही इक्वेशन है। तो यहाँ से आप केबी को निकाल लो, तो केबी निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि कुछ इस तरह से लिखने में आ जाएगा। अब दोनों तरफ आप क्या ले लो, माइनस ऑफ लॉग ले लो केबी का, और यहाँ पे भी माइनस ऑफ लॉग ले लिया दोनों साइड में। तो माइनस लॉग ऑफ केबी किसके इक्वल आ गया, पीकेबी के इक्वल। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो जो OH माइनस है ना, इसको तो अलग से निकाल लो। तो ये क्या निकल के आ जाएगा, माइनस लॉग ऑफ OH माइनस। अब आपको पता है माइनस लॉग ऑफ OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन किसके इक्वल होता है, दिस इज इक्वल टू POH। तो ये जो माइनस लॉग ऑफ OH माइनस निकला उसको हम POH बोल देंगे। और माइनस ऑफ लॉग ऑफ ये जो आपके सॉल्ट और जो बेस है, इनको आप एज इट इज लिख दो। ठीक है। तो ये कुछ इक्वेशन हमारे पास इस सॉल्ट या बेस के लिए निकल के आ गई। बट क्योंकि हमें तो एक कॉमन एक जनरल इक्वेशन बनानी है, तो हम क्या करते हैं कि ये जो NH4 प्लस है ना, ये NH4 प्लस है क्या, ये बेसिकली सॉल्ट से आ रहा है, ये कैटायन। और ये कौन है, ये एक बेस है। तो अब हम इसको सिंपली क्या कर देते हैं, हम सॉल्ट बाय बेस लिख देते हैं ताकि इक्वेशन जनरलाइज हो जाए। और अब आप किसी भी और एग्जाम्पल के लिए भी इसको अप्लाई कर सकते हो। तो ये चौथा फॉर्मूला हमारे पास निकल के आ गया, दैट इज फॉर POH। ठीक है। अब आप दोनों को एक बार कंपेयर करो। वैसे तो यहाँ पे पीएच ही फाइंड आउट किया, हमने पीओएच फाइंड आउट नहीं किया। बट अगर आप यहाँ से पीएच निकालना चाहते हो ना, सो इट दैट सिंपल। अब आपको क्या करना होगा, पीओएच तो आपके पास आ ही चुका है, और आपको पता है कि दैट पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू पीकेडब्ल्यू होता है। और पीकेडब्ल्यू की जो वैल्यू है वो 14 के इक्वल होती है। पीओएच आपके पास आ गया है। अब अगर आप पीएच फाइंड आउट करना चाहते हो तो क्या कर दो, 14 माइनस पीओएच कर दो। पीओएच की वैल्यू आप लोगों के पास में है, तो यहाँ से आपके पास पीएच भी आ जाएगा। अगर मैं पूरा आपको पुट करके दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा नजर आएगा आपको, 14 माइनस पीओएच कितना हो गया हमारा, पीकेबी प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय बेस की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है। तो ये हमारा जो है वो निकल के आ गया पीएच की इक्वेशन, जो कि ऑब्वियसली आप देख सकते हो इस वाली इक्वेशन से काफी ज्यादा डिफरेंट है।
ठीक है। अब दोनों डिफरेंट होने का रीजन भी है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होता है ना, वो बेसिकली क्या है, आपको सॉल्ट का पीएच प्रोवाइड करता है जब हम उसको पानी में ऐड करते हैं। तो इसने आपको क्या दिया, सॉल्ट का पीएच दिया। जबकि जो एक बफर सोल्यूशन होता है, इस केस में ये कौन सा बफर सोल्यूशन है, दिस इज अ बेसिक बफर सोल्यूशन। तो जो एक बेसिक बफर सोल्यूशन है वो क्या करेगा, किसी भी तरह का सॉल्ट का सोल्यूशन जो है उसमें अगर हम इसको ऐड कर दें तो वो उस सोल्यूशन में किसी भी तरह के पीएच चेंज को रेसिस्ट करेगा। आई बात क्लियर। वो दोनों जो है वो एक दूसरे से एंटायरली डिफरेंट है, दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। आई होप आपको ये दोनों ही केसेस मैंने लिए हैं बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट था इन चीजों को डिटेल में समझने के लिए कि आप इनका डेरिवेशन करो। फर्स्ट केस में हम लोगों ने किसको लिया, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, और बफर के लिए हमने लिया किसको, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड को। और जो दूसरा केस मैंने लिया उसके अंदर हमने सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के लिए लिया सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, और दूसरी तरफ बफर के लिए हमने लिया बेसिक बफर के लिए सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस प्लस वीक बेस। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, जो कि काफी टाइम से रिक्वेस्ट भी कर रहे थे बच्चे कि ये हमें पॉइंट समझ में नहीं आता, डेरिवेशंस में दिक्कत आती है और बेसिकली समझ में नहीं आता कि जो फॉर्मूलाज हैं वो आ कहाँ से रहे हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये जो है ये इंफॉर्मेशनल लगा हो और हेल्पफुल लगा हो। अगर आपको जो वीडियोस हैं वो मेरे पसंद आ रहे हैं तो प्लीज आप थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज दिस इज मोटिवेटिंग फॉर मी। इससे आपका तो कुछ भी नहीं जाएगा लेकिन मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। अभी मेरा जो चैनल है वो काफी नया है, तो मैं इसके ऊपर अभी बहुत ज्यादा वर्क कर रही हूँ। तो बहुत कम टाइम के अंदर आपको और भी अच्छे अच्छे मटेरियल्स और अच्छे जो दूसरे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स हैं और कॉन्सेप्ट्स हैं उनको इजीली समझने को मिलेगा। बहुत जल्दी मैं करने वाली हूँ, तो उसके लिए थोड़े से मोटिवेशन की जरूरत चाहिए। बाकी जो टाइम है वो मैं प्रोवाइड करूंगी। अभी कुछ मेरे लगभग 130 के आसपास वीडियोस आ चुके हैं जिसके अंदर मैंने डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स के क्वेश्चन एंड आंसर्स, एक्सरसाइज सॉल्यूशंस और कॉन्सेप्ट्स को और ट्रिक्स को आप लोगों के साथ में डिस्कस किया है। तो ये मेरे को चैनल और ज्यादा एक्सपैंड करना है, क्योंकि जिस तरह के रिव्यूज आ रहे हैं उस तरह से मेरे पास कंटेंट की डिमांड भी आ रही है। तो बस आप लोगों से इतनी सी छोटी सी रिक्वेस्ट है, इसी तरह के वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा उन लोगों के साथ शेयर करें जो कि इस तरह के कंटेंट को पढ़ने में, केमिस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं और चीजों को रोज नया नया कुछ सीखना चाहते हैं। तो उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल रहेगा और साथ में मेरे लिए ये बहुत बड़ा एक मोटिवेशन रहेगा। सो विद दिस थैंक यू सो मच, टेक केयर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन या फिर ट्रिक के साथ में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।